हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, तभी पढ़ाई हो पाएगी। तो आज हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, आखिरकार ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों दी गई और किसने दी। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, एटम के ऊपर दी गई है। इसमें लिखा भी हुआ है एटॉमिक थ्योरी, एटम के बारे में बताया है। और इस थ्योरी को दिया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के नाम पे ही पड़ गई ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, 1808 में इस थ्योरी को दिया गया। और जो जॉन डाल्टन का जो जीवन काल था वो 1776 से 1884 तक चला। इसी के बीच में 1808 में ये थ्योरी दी गई थी जॉन डाल्टन के द्वारा। और जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा है आगे देखेंगे हम। ये थ्योरी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी, और उस टाइम पर जब जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे पहले जब ये चीज़ खोज की गई और थ्योरी दी गई तो उस समय के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात थी। आज के समय में इन थ्योरियों को पढ़ा जाता है और आगे काम किया जाता है। तो जॉन डाल्टन ने थ्योरी में क्या कहा देखते हैं। जो थ्योरी में उसने सबसे पहला पॉइंट दिया था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो जॉन डाल्टन की थ्योरी का पहला पॉइंट था वो ये था कि जो मैटर है वो स्मॉल, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर किससे बने होते हैं? छोटे पार्टिकल से। उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, और एटम्स हमारे जो हैं आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, जो हमारे 118 एलिमेंट हैं। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे कार्बन को हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तब हमारा क्या बनेगा? CO2। ठीक है, ये हमने रिएक्शन कराई। जो कार्बन है ये आपका एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, और ये आपका CO2, दोनों मिक्स हो गए क्या बन गए? मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी मैटर है स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, एटम से बना होता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि किन किन चीज़ों से मिल के बनता है। उन्होंने ये कहा था कि इंडिविजिबल एटम्स। इंडिविजुअल मतलब कि एटम के अंदर और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये चीज़ नहीं बताई थी। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि सिर्फ ये एटम से मिल के बनती है। ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक भी होता है। नाभिक के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के अंदर मतलब कि आपके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो यही कहता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, दो एटम से मिलकर क्या बनी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही पहला पॉइंट है कि कोई भी मैटर है वो एग्जिस्ट करता है क्या? एक इंडिविजुअल एटम। और इंडिविजुअल एटम क्या होता है? एक कार्बन, ये आपका एक एटम है। ठीक है ना, ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। जैसे इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो जॉन डाल्टन का पहला पॉइंट था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल मतलब कोई भी एटम हो सकता है आपका। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल बताया था, कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को कंबाइन करके हमारे CO2 गैस बनी थी। कार्बन एक अलग एटम होता है और ऑक्सीजन आपका एक अलग एटम होता है। इन दोनों को मिला के हमारा एक मैटर बनता है। ठीक है, जो कि CO2 है। ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट है। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर अलग होता है, इसका एटॉमिक नंबर अलग होता है। एटॉमिक मास इसका कार्बन का अलग होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अलग होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये दूसरी डेफिनेशन है आपकी, दूसरा पॉइंट है, यही पहले पॉइंट का ये है कि ईच एलिमेंट
ये ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब कि कोई भी जो एलिमेंट है, जैसे कि हमारा एक ये कार्बन ले लेते हैं, कार्बन ले लो या फिर सोडियम ले लो, ठीक है, 118 एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो। अब जैसे हमने कार्बन एलिमेंट लिया, अब जो हमारा ये कार्बन एलिमेंट है ये स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है। एक एलिमेंट स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कहलाते हैं एटम्स। तो मान लो ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके ये एटम, क्या है, ये आपके एटम होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ही तो होते हैं आपके। एक एलिमेंट होता है और इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स एटम होते हैं। एटम से मिलके हमारा क्या बनता है, एलिमेंट बनता है, ठीक है। और उस एटम के अंदर भी बहुत सारे स्मॉल, बहुत टिनी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जो ये कार्बन जो आपका है, ये आपका मान लो एक कार्बन एलिमेंट है, ठीक। अब ये क्या किससे मिलके बना है, आपके कार्बन के एटम से ही मिलके बना है। एक एलिमेंट आपके सेम एटम से ही तो मिलके बना होगा, है कि नहीं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये अंदर आपके एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम ही तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं, ठीक है। एटम की वजह से ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपकी बरकरार रहती हैं। एटम के बिना एलिमेंट का कोई वजूद नहीं होता, अगर एटम नहीं होंगे तो एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि कोई भी मैटर है वो आपके एटम से मिलके बना होता है। ये डाल्टन का पहला पॉइंट था, ठीक है। ये बात सत्य भी है कि कोई भी एक बड़ी चीज़ है वो किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल से तो मिलके बनी ही होगी। जैसे हमारा शरीर होता है, हमारे बॉडी है, वो किससे मिलके बना होता है, स्मॉल सेल से मिलके बनी होती है हमारी बॉडी। छोटी छोटी सेल मतलब कोशिकाओं से बनी मिलके बनी होती है। जैसे एक घर होता है, मकान होता है, कमरा होता है, वो किससे मिलके बना होता है, ईंटों से मिलके बना होता है। तो इसी प्रकार पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि एटम से मिलके मैटर बनता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये पॉइंट उनका बिल्कुल सत्य माना गया, ट्रू माना गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या दिया उन्होंने अपनी थ्योरी में। दूसरा पॉइंट क्या दिया उन्होंने, दूसरा पॉइंट था ऑल एटम्स, क्या दिया, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफर एलिमेंट्स डिफर इन मास। क्या कहा उन्होंने दूसरे पॉइंट में कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट होगा उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सबकी सेम होगी। ऑब्वियसली बात है, कोई भी एक एलिमेंट है वो के किससे मिलके बना है, एटम, बहुत सारे स्मॉल एटम से मिलके बना है, ठीक है। अब एक एटम की जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरे एटम की प्रॉपर्टीज के समान होगी। एक एलिमेंट की बात हो रही है, दूसरे एलिमेंट की बात नहीं हो रही। डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उसका मास और प्रॉपर्टीज अलग होंगी, यहाँ सिर्फ अकेले की बात करी है उन्होंने, ठीक है। दूसरा और उसने क्या कहा है कि इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, प्रॉपर्टीज़ तो आइडेंटिकल मतलब सेम होंगी, एक जैसी होंगी, उनका मतलब मास भी आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, ठीक है। एक एटम का मास दूसरे एटम का मास भी सेम होगा। एटम्स ऑफ डिफर एलिमेंट्स, अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, अब उन्होंने एक ही पॉइंट में दो बात कही हैं कि अगर हम एक एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट लेते हैं, एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो उसमें पाया जाने वाला जो एटम्स है उसकी प्रॉपर्टीज और मास सेम होंगे। और जब हम एटम्स ऑफ डिफर एलिमेंट्स, जब दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स लेंगे तो उसका मास भी डिफर होगा। अब वो कैसे होगा, आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं आखिर ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। तो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर ले लेते हैं हम लिथियम,
ठीक है। लिथियम का एक एलिमेंट है और इसमें पाए जाने वाले ऑल एटम्स, ये आपके एटम्स हैं, ठीक है। बहुत सारे टिनी एटम से मिलकर तो एक एलिमेंट बनता है, ठीक। ये आपका है एक लिथियम। अब दूसरा ले लेती हूँ मैं, जैसे एक ब्रोमीन, ये ब्रोमीन ले लेती हूँ मैं, ठीक है। इसमें भी आपके स्मॉल एटम्स हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे। अब पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स, मतलब कि ये जो लिथियम है एक एलिमेंट है, ये लिथियम आपका एक एलिमेंट है। इसमें जो भी सारे एटम्स हैं, ये सभी एटम्स हैं, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज इस एटम की है वही इस एटम की है, जो इसकी है वही इसकी है, जो इसकी है वही इसकी है। मतलब जो इस एटम की प्रॉपर्टीज है ना, इसमें पाए, इस एलिमेंट में पाए जाने सभी एटम्स की सेम प्रॉपर्टीज होंगी और सेम ही मास होगा। जो इस एटम का मास होगा वही इन सभी एटम का मास होगा। सिर्फ इस एक लिथियम की बात हो रही है, सभी एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही। ओनली लिथियम के जो भी एलिमेंट यहाँ पर एटम्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ और मास हैं, वो एक की जो है वो सभी एटम की सेम रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही है कि एटम्स ऑफ डिफर एलिमेंट्स, अगर मैं एक दूसरा एलिमेंट्स ले लेती हूँ लिथियम के साथ में ही, यहाँ पर लिथियम के, ये लिथियम एलिमेंट है, ये ब्रोमीन एटम एलिमेंट है आपका, ठीक है। अब इसका, इस एटम का जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मास है, वो इस लिथियम के प्रॉपर्टीज़ और मास से डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे मैं हूँ, कोई और इंसान है, हम दो इंसान हो गए अलग अलग, या फिर इस पूरी दुनिया में कितने जितने भी इंसान हैं उनकी सारे गुण, रंग, रूप, चलने ढलने का, देखने का, खाने का, पीने का, सबका तरीका अलग होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एलिमेंट्स की बात है। जैसे लिथियम का जो एटॉमिक नंबर अलग है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर अलग है, लिथियम का एटॉमिक मास अलग होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास अलग होता है। यही दूसरा पॉइंट आपको समझाना चाह रहा है और यही जॉन डाल्टन ने बताया है दूसरे पॉइंट में कि अगर हम एक एलिमेंट के कंपैरिजन उसी के एटम से करेंगे तो वो आपका प्रॉपर्टीज़ और मास सेम रहेगा इसी के एटम, इसके अंदर जितने भी एटम पाए जाएंगे उन एटम की बात करी है सेम के बारे में। तो अगर डिफरेंट के बारे में बात करी है तो लिथियम के साथ दूसरा एलिमेंट लेके तब उसके एटम, इसके एटम और इसके एटम के कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ और मास डिफरेंट रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे इन दोनों की, ठीक है। इन दोनों की बात, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तब डिफरेंट है। अगर ओनली वन के इसी के बारे में बात करेंगे तो इनका सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही कहना चाह रहा है। ये जो दूसरा पॉइंट है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल अलाइक बट डिफर विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे तब भी सही है हमारा, इस तरह से लिख लेंगे तो भी सही है। ये आपकी बुक का पॉइंट है जो आपका थोड़ा लेंथी सा भी लग रहा है, लेकिन इसे थोड़ा शॉर्ट किया गया है। आप इसे भी लिख सकते हो, जो आपका मन हो उसे आप लिख सकते हो। तो अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पर कि जॉन डाल्टन ने तीसरे पॉइंट में क्या बताया है। जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट में बताया है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। क्या मतलब है इसका कि कोई भी कंपाउंड है वो हमें मिल रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, कब हो रहा है, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तब उनका जो रेशियो होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये रेशियो हम समझाएंगे कि ये रेशियो फिक्स्ड कैसे होगा, कौन से रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर। बस
अभी इतना समझो कि कोई भी कंपाउंड हमें कब फॉर्म होता है, जब दो एलिमेंट के एटम को आपस में जोड़ा जाता है तब हमें कंपाउंड फॉर्म होता है। और कोई भी कंपाउंड जब हमें फॉर्म्ड हो रहा है तब हम उसका रेशियो निकालते हैं तो उन दोनों का फिक्स्ड आना चाहिए, मतलब रेशियो जो एक होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है, स्मॉल होल नंबर में, जैसे 1/2, 2/1, इस प्रकार से होल नंबर में उनका रेशियो आना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि फिक्स्ड रेशियो कैसा आना चाहिए, किस रेशियो की बात करी है, ठीक है। जैसे मैंने लिया है यहाँ पर कार्बन प्लस में O2, ठीक है। इस रेशियो को निकालने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। कार्बन प्लस में O2, यहाँ पर क्या करेंगे हम, आपका CO2। जैसे यहाँ पर कार्बन का जो एक एटम है वो कितने एटम है, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 1, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं, 2, तो यहाँ पर इनका रेशियो कितना हो गया, 1/2। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की 2, तो 1/2। जिधर जो रेशियो इधर की साइड आया है वो ही रेशियो आपका इधर की साइड आया है, तो ये होता है आपका फिक्स्ड रेशियो। मतलब जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ आना चाहिए, तब तो हमारी रिएक्शन सही है, करेक्ट है। अगर रेशियो फिक्स नहीं आया है तो आपकी रिएक्शन में कोई एरर ज़रूर है, आप उस रिएक्शन को चेक करें, ठीक है। तो ये आपका जो CO2 है, उस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका रेशियो 1/2 ही होता है। और CO2 कहीं भी आप बना लो, कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी यूज करेंगे, CO2 का रेशियो 1/2 ही रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपके 2 हैं। इस तरह से भी हम रेशियो देख सकते हैं कि कितने कार्बन के एटम हैं, यहाँ पर कितने कार्बन के एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एक दूसरा तरीका भी है CO2 का रेशियो निकालने का, वो ये है कि कार्बन का मास कितना होता है आपका 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऑक्सीजन है कितने 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 12 32 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया आपका कार्बन का कितना रहेगा यहाँ पर 12, और ऑक्सीजन का कितना रहेगा 32, ठीक है। जितना इधर है उतना ही इधर रहेगा, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर रहेगा, इधर जितना रहेगा, ये नहीं है कि कंपाउंड बनने पे हमारा चेंज हो जाएगा, नहीं, जिधर इतना रहेगा उधर ही इधर भी इतना ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम 12/32 कर लेते हैं, जैसे तो ये इसका 3/8 इसका मास का रेशियो आ गया। यहाँ तो निकाला था हमने एटम का, कितने एटम यूज़ हुए हैं हमारे, एक किसी भी एलिमेंट के कितने एटम यूज़ हुए हैं या फिर कितने एलिमेंट यूज़ हुए हैं उसका रेशियो है, और ये है आपका मास का रेशियो, ठीक है। ये आपका 3/8 है मास का रेशियो, ठीक। तो इस तरह से हम इनका फिक्स्ड रेशियो निकाल सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट यही कहता है, ठीक है। अब जब कोई भी दो एटम ऐड होंगे और दो एटम ऐड होने के बाद में जब दो एटम ऐड होंगे तब आपका क्या बनाएंगे, एक सी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये जो सी प्रोडक्ट होता है आपका कंपाउंड कहलाता है, या फिर इसे आप एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब दो एटम ऐड होते हैं, दो एलिमेंट ऐड होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम जब ऐड होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है, कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, ठीक है। और
रेशियो निकालने मैंने बता ही दिया है, जो इधर रेशियो आएगा वो ही रेशियो इधर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट की ओर। इस थर्ड पॉइंट में और तो कुछ नहीं था आपका, सिर्फ यही था कि जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम को ऐड करते हैं तो हमें कंपाउंड फॉर्म होता है और उनका रेशियो भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर रेशियो अलग आएगा इधर रेशियो अलग आएगा। ठीक है, जिधर जितने एटम हम इधर यूज करेंगे उतने ही एटम हमारे इधर रहेंगे। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर आपका एक होता है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, और एक होता है आपका रिएजेंट। ठीक, इन दोनों को मिला के जब ये दोनों मिलते हैं तब आपका बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक, ये पूरी आपकी बोलती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट यूज होते हैं आपके, रिएक्टेंट और रिएजेंट। ठीक है, ये जब दोनों मिलते हैं तो आपका तीसरा बनता है प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में अब जो ये रिएक्टेंट और रिएजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, अब ये रिएक्टेंट और रिएजेंट आपके एलिमेंट्स ही होते हैं। अब जैसे ए कोई आपका एलिमेंट है, और बी आपका कोई एलिमेंट है, और यहाँ से आपका ये ए बी सी प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब जैसे केमिकल रिएक्शन में दो एटम यूज हुए, दो एलिमेंट के एटम यूज हुए, जैसे ए का अलग है, बी एलिमेंट अलग है, ए एलिमेंट आपका अलग है। ठीक है, अब जो एलिमेंट आपके यहाँ यूज हुए हैं वही एलिमेंट आपके प्रोडक्ट में पाएंगे, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमने रिएक्शन में यूज़ किए और पता नहीं ए जन कहाँ भाग गया, बी ही बी रह गया, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन जब ऐड होते हैं तब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये कह रहा है कि दीज आर नाइदर क्रिएटेड और नोर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जो कार्बन है आपका वो इस रिएक्शन के दौरान जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये ना तो आप इसको आप क्रिएट कर सकते हो ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मीन्स इसका मतलब ये है कि इसको हम उस लॉ से ऐड कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि कार्बन का जो मास है यहाँ पर 12, वो जो 12 यहाँ पर है वही इसका मास 12 यहाँ पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो 12 है और रिएक्शन के दौरान इसका मास घट जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब जो इधर है वो ही इधर होगा। कार्बन का मास 12 है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन का मास 12 ही रहेगा। ठीक है, नीदर क्रिएटेड और नोर डिस्ट्रॉयड। ठीक, समझ में आ गई बात कि हम कोई भी एटम ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, उसका जो मास आपका इधर की साइड रहेगा रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म्ड होने से पहले, उतना ही आपका मास प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, और दूसरा आपका जितने एटम आपके इधर यूज होंगे प्रोडक्ट फॉर्म्ड होने से पहले, जितने एटम आपके यूज होंगे उतने ही एटम नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके उधर पाए जाएंगे। ठीक है,
जैसे कार्बन इधर 1 है तो इधर भी आपका कार्बन की संख्या 1 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर हमने कार्बन यूज किया और यहाँ पर आपका कार्बन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा, कोई सोडियम आ गया, लिथियम आ गया, कोई जिंक आ गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। जो एटम हम यूज कर रहे हैं वही एटम आपका प्रोडक्ट में मिलेगा, और जो यहाँ पर एटम का मास रहेगा वही यहाँ पर उस एटम का मास फिक्स्ड रहेगा, और जो रेशियो इधर रहेगा वही रेशियो इधर रहेगा। फोर्थ पॉइंट आपका यही कहना चाह रहा है, ठीक है, कि मास को कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था उसमें भी यही बात थी कि हम एटम के किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले एलिमेंट की संख्या ना तो हम घटा सकते हैं ना ही हम बढ़ा सकते हैं। जितना हमने पहले यूज किया है उतना ही उधर भी यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मास है उसको ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक। और एलिमेंट की जो संख्या रहेगी, जितनी हम इधर ले लेंगे पहले ही, रिएक्शन जब हम करेंगे, जब हम पहले ही इधर ले लेंगे, हम कितनी भी ले सकते हैं रिएक्शन के दौरान, हमें जितनी जब रिएक्शन होगी तब हम इनकी जो नंबर हैं कार्बन एटम के और ऑक्सीजन एटम के, हम कितनी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही लेंगे। तो जितने हम इधर लेंगे वो इतने के फिक्स इधर रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर हमने 4 कार्बन ले लिए और इधर घट के 3 हो गई, या फिर इधर बढ़ के 12 हो गई, ऐसा नहीं होगा। अगर इधर कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन 1 ही रहेगा, ठीक है। जॉन डाल्टन ने आपके, वैसे तो मेन पॉइंट बुक में आपके 4 ही हैं, लेकिन फिफ्थ जो है, एटम ऑफ एन एलिमेंट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यह बात हमने पहले ही बता दी थी। इसको आप लिख भी सकते हो कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम जो ऐड होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और ऐड होने के बाद में जो आपका फॉर्म्ड होता है उसे हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन के आपके यही पॉइंट थे। जॉन डाल्टन की थ्योरी में जो उन्होंने ये पॉइंट दिए आपके रिवाइज हो गए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए थे, ठीक है। अब उनके देख लेते हैं हम, उनके डीमेरिट और मेरिट एंड डीमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे। उन्होंने मतलब उनकी जो थ्योरी थी फेल हो गई थी, वो फेल क्यों हुई थी, किस वजह से फेल हो गई थी, तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि उनकी थ्योरी किस वजह से फेल की गई, और जो इनके पॉइंट्स थे आपके वो आप देख ही सकते हो, और वन बाय वन पॉइंट को आप अपनी बुक में लिख लेना, नोट्स ज़रूर बना लेना। तो अब हम चलते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की ओर। तो ये हैं आपके मेरिट्स कि जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी उसमें एडवांटेज क्या थी, मेरिट्स क्या थी। तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या मेरिट्स हैं। डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन, जो डाल्टन की थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये सारे जो लॉ हैं आपका केमिकल कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो कि आपका ये पहला ही टॉपिक है आपको जो बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो को जाकर देख ले, केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपकी द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से है, और हर एक लॉ की अलग अलग वीडियो बनी हुई है अगर आपने नहीं देखी है तो। और जो फोर्थ कंसेप्ट दिया था उन्होंने, द कंसेप्ट ऑफ एटम, एटॉमिक थ्योरी है तो ऑब्वियसली आप उसके एटम के बारे में ही थ्योरी है, कि एटम के बारे में बताया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें एटम ही पार्ट भाग लेते हैं, और कम से कम 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर आपके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं, ठीक। अब उसने जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने जो द कंसेप्ट ऑफ एटम है उनके बारे में बताया है। एटम की जो पूरी थ्योरी दी है एटम के ऊपर ही, कि आपके जो एटम हैं वो एक केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं, और उनका रेशियो भी बताया है, उनका एटॉमिक मास भी बताया है, ठीक है, और फिक्स्ड रेशियो के साथ में यूज़ करना भी बताया है, ठीक।
और फिफ्थ पॉइंट है आपका एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। मतलब कि जो एटम है वो एक केमिकल रिएक्शन का भाग है, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन यूज़ होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगी तो उसमें एटम ही भाग लेंगे, ठीक है ना। किसी भी एटम और एलिमेंट के बिना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक। और जो कि ये बात भी सत्य है कि आज जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम ही यूज होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम ही यूज होते हैं, ठीक है। और वो एटम जो हैं वो एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट होते हैं, ठीक। तो ये इसके मेरिट्स थे, जॉन डाल्टन की थ्योरी के मेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, ये कुछ मेन पॉइंट थे जो कि आपके सामने लिख दिए हैं। इन सभी को नोट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब हम चलते हैं डिमेरिट्स की ओर कि ये सारे जो पॉइंट हैं ये तो सही हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं डिमेरिट्स की ओर कि जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें डिमेरिट्स क्या थे, क्यों उनकी थ्योरी फेल हो गई। अब जो नंबर 1 डिमेरिट्स है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट वाई डू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहला डिमेरिट्स तो ये है, वो ये नहीं बता पाए कि कोई भी दो एटम वो आपस में ऐड क्यों होते हैं, कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्यों वो ऐड होते हैं, ऐसा क्या जादू होता है उस रिएक्शन में कि एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये थ्योरी इस चीज़ को उनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है ना। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो क्यों हो जाती है, ठीक। अब ये चीज़ वो बता नहीं पाए थे कि एटम जो एलिमेंट के एटम है वो आपस में ऐड क्यों हो जाते हैं, कंबाइन क्यों हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिमेरिट तो ये थी। सेकंड डिमेरिट थी द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फेल्स इफ डिफरेंट आइसोटोप्स आर यूज्ड, ठीक है। अब जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या था कि कोई भी केमिकल जो हम रिएक्शन में हम जब कोई भी एटम एलिमेंट लेते थे तो उनमें जो उनका प्रोपोर्शन होता था वो मतलब सेम होता था, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पर जब हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन करते हैं, वीडियो को जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो, और मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर लिया था हमने, जैसे यहाँ पर है आपका कार्बन, ठीक है, और लिया था हमने ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया CO2, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जो कार्बन है, ठीक, यहाँ पर कार्बन का मास कितना है आपका 12, और यहाँ पर भी कार्बन का मास कितना है आपका 12, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, यहाँ पर कितना है आपका 32, ठीक है। तो जिधर इतना है उधर ही इतना है, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसका, ठीक। अगर हम तो जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसमें बताया था कि जो कार्बन है, जो CO2 गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो कार्बन यूज होता है उस कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। अब इसका जब हमने रेशियो निकाला था तो 3/8 आया था नहीं आया था, ठीक है। तो 3/8 इसका रेशियो आया था। अगर हम इस कार्बन की जगह इस C12 वाले कार्बन की जगह इसका आइसोटॉप यूज़ कर लें, ठीक है। अब आइसोटॉप के बारे में बताया है। सबसे पहले तो डेफिनेट प्रोपोर्शन हम बता रहे थे कि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो एक केमिकल रिएक्शन में जो 2 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उनके जो एटॉमिक मास हैं वो जैसे CO2 है उनका आपका 12, 32 और इसका रेशियो 3/8 ही रहेगा, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, 3/8 ही रहेगा। आप वाटर का ले लो H2O, ठीक है। इस H2O का जब हम रेशियो निकालेंगे, जैसे इसका होता है आपका 2 और इसका होता है आपका ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, ठीक है। तो अगर हम इनका रेशियो और भी होल नंबर में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/8, कितना आ जाएगा 1/8,
8। तो H2O का जो रेशियो है वो 2/16 या 1/8 ही रहेगा। किसी का भी वाटर ले लो आप, रेन वाटर, टैप वाटर, सी वाटर, किसी का भी ले लो। ये आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ में था जो बात कही गई थी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है कि आप रिएक्शन में जो दो एलिमेंट होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई, ये जो लॉ था ये फेल हो गया उनका। कैसे हो गया कि आइसोटॉप आर यूज, जब हम अगर हम आइसोटॉप यूज़ करने लग जाएं तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा ही नहीं। अब ये कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12। अगर हम यूज करने लग जाएं इसका उसके आइसोटॉप्स को जिसका एटॉमिक मास है 14, अब 14 को हम यहाँ ले लें तो 14/32 करेंगे तो 3/8 तो आएगा ही नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो तो 3/8 होता है, आइसोटॉप यूज़ करेंगे तो कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोटॉप यूज़ करने पर ये लॉ या ये इसकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। इस वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई थी। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। और आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट, एक ही एटम के सेम एटम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ही हम शकल हो कोई, इस प्रकार से। तो जैसे कार्बन है, कार्बन का ही मतलब कार्बन की तरह एक दूसरा कार्बन बट उसका जो मास रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, कहलाएगा वो भी कार्बन ही, कार्बन का आइसोटॉप्स, बहुत उसका मास डिफरेंट रहेगा लेकिन कहेंगे हम उसे कार्बन का आइसोटॉप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, ठीक है ना। लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है इसका 12 है और आइसोटॉप का 14 है, ये इनका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के आपके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ये ड्यूटेरियम और ये आपका, तो इन हाइड्रोजन जो है ये इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है एटॉमिक मास, ठीक है। और भी कई सारे एलिमेंट हैं जिनके आपके आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले डीमेरिट्स की ओर। इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। जो एटॉमिक थ्योरी थी जॉन डाल्टन की, उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि एक केमिकल रिएक्शन में आपके इंडिविजुअल एटम यूज़ होते हैं, इंडिविजुअल मतलब कोई भी एटम यूज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, उन्होंने इनकी बात की ही नहीं थी, सिर्फ एटम की बात की थी कि एटम से मिलके आपके मैटर बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। नंबर 4 है आपका फेल्स टू एक्सप्लेन बाय विच फोर्स एटम आर हेल्ड टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स। उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आया था कि केमिकल रिएक्शन में आपके एटम ऐड क्यों होते हैं, कंबाइन क्यों हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से वो एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, हेल्ड हो जाते हैं एक साथ। तो उन्होंने ये चीज़ भी नहीं बताई थी, इस वजह से भी उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। नंबर 5 है फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटॉप्स आया था जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हुआ करता था लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट था, जैसे कार्बन का C12 और C14, ठीक है। अब उन्होंने आइसोबार भी नहीं बताया था। आइसोबार क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। क्या है, आइसोटॉप्स में तो एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। अब यहाँ आइसोबार में नंबर अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर, एटम के जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं लेकिन जो उनका मास है वो सेम है, एटॉमिक मास सेम है। इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियर नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, बताया नहीं। तो इन सभी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की डिमेरिट्स थी। आई होप आपको जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको कोई और कुछ भी टॉपिक के बारे में कोई भी चीज़ समझनी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको वो चीज़ भी समझा दी जाएगी।
ठीक है। और आप इसके नोट्स ज़रूर बना लें, इनको नोटबुक में ज़रूर लिख लें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है। और अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हो आप। ठीक। ओके, थैंक यू।